हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 फरवरी 2023 को। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को भी। और अब तक मैंने सी टेट के 2015 से 2024 तक के सभी पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, उन सभी को भी देख सकते हैं। ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है एनसीईआरटी की, ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th, 7th और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सी टेट के एग्जाम के लिए। तो आप उस 6th, 7th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। मैंने पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। तो आप पहले सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप एनसीईआरटी परचेज कर सकें, खरीद सकें, तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाकर 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है, फ्री में आप डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़िए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट की दो प्लेलिस्ट हैं, क्योंकि पहले मैंने उसकी थ्योरी कराई है और उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए। तो अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देखना, और आपको थ्योरी देखनी है तो आप इसको थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, ईवी रामा स्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथ के आलोचक थे। बिल्कुल सही है यह अभिकथन। और मैं बता देती हूँ, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। और ये जो ईवी रामा स्वामी नायकर थे, ये आपके दक्षिण भारत से हैं। और इनका ऐसा मानना था कि जो कुछ जाति या कुछ समुदायों के साथ भेदभाव होता रहा है, उनके साथ पक्षपात होता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये मनु संहिता या भागवत गीता या रामायण जैसे जो ग्रंथ हैं उनकी वजह से ऐसा होता रहा है। इनका ऐसा मानना था। ठीक है, कारण है आर। देखो लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि रामा स्वामी जो नायकर थे वो भगवत गीता और रामायण के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, ये पूरी लाइन लिखी हुई है उसमें। कारण है आर, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जाति के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है, अभिकथन और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। और इस पर मैं अपनी थोड़ी सी विचारधारा रखनी चाहूंगी कि देखिए, हो सकता है इनको ऐसा लगता हो, इनको कुछ ऐसे तथ्य मिले हों जो ये भगवत गीता या रामायण के आलोचक, इसलिए इन्होंने आलोचना की हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रामायण में जो मेन है वो है भगवान श्री राम। ठीक है, भगवान श्री राम के जो फ्रेंड थे वो सारे के सारे निम्न जाति से थे। ठीक है, केवट, ठीक है, और कई सारे हैं उनके फ्रेंड उसमें रामायण में कहा गया है। यहाँ तक कि जो सबरी थी, ठीक है, उन्होंने उनके झूठे मेल खाए थे। अगर वो पक्षपात मानते, भगवान श्री राम अगर पक्षपात मानते तो वो क्यों जाते ऐसे किसी गरीब की कुटिया में, या भील थी वो जाति से, उन जाति की महिला के यहाँ क्यों जाते, है ना। अब देखिए, जो भगवत गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा दे रखी है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में चीजें दे रखी हैं। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण के ज्यादातर जो फ्रेंड थे वो ग्वाले थे। ठीक है, आप जान सकते हैं ग्वाले किस श्रेणी में आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ये समाज ने खुद ही बनाई हैं, और समाज ही जब चाहेगा उनको खत्म करेगा। और सबसे जो मेन चीज है इनको खत्म करने की वो है शिक्षा। शिक्षा से इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो अपने अधिकार समझेंगे, और जब और लोग शिक्षित होंगे, जो दूसरे लोग हैं जो किसी भी तरीके से दूसरे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं या उनको छुआछूत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ, तो वो लोग समझेंगे कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, वो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पार्टी कब समझेंगी, जब वो शिक्षित होंगी। तो शिक्षा से इस चीज को खत्म किया जा सकता है। कोई भी भगवान, दुनिया का कोई भी भगवान, ठीक है, इस विश्व में कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जो आए हैं धरती पर और उन्होंने छुआछूत किया हो। ठीक है, कोई सा भी भगवान आप मुझे दिखा दीजिए, भगवान, कोई सा भी भगवान, ठीक है, किसी भी धर्म का भगवान, ठीक है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। ये पक्षपात समाज ने बनाया है, समाज ही खत्म करेगा। ठीक है, ये ऊंच नीच समाज ने बनाई है, समाज ही खत्म करेगा। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण बता दिया। हर भगवान जो है वो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, वो सबको समान मानते हैं। किसी भी आप संत के पास जाओगे वो कभी भी आपकी जाति और आपका धर्म नहीं पूछते हैं। आप हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होगे, वो आपको ज्ञान देंगे जो उनके पास है, जिस चीज में वो सामर्थ है उस चीज को देंगे। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं मानते हैं।
ठीक है, तो जो जिनकी मानसिकता खराब होती है वो भेदभाव मानते हैं, और ऐसे लोग चाहे कितने ही पढ़ जाएं वो बेकार है उनका पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 42, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? पहला है लॉर्ड कैनिन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग, चौथा है लॉर्ड एलिगन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। मोस्टली जो अभ्यर्थी हैं वो जानते होंगे इस चीज को। ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से। लास्ट चैप्टर है ये इस बुक का, और इसमें दिया गया है कि लॉर्ड कैनिन ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जो मुगल बादशाह हैं ये अंतिम बादशाह होंगे, उसके बाद नहीं किसी को भी उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको नहीं हम पेंशन के रूप में कुछ भी देंगे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, और अंग्रेजों को पता चला कि उसमें बहादुर शाह जफर ने जो सेना थी उसका साथ दिया था, तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। रंगून यानी कि आज का जो म्यांमार है वहां भेज दिया था, है ना, और वहां पर इनको जेल में रखा, और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि बहादुर शाह जफर अंतिम होंगे, और उन्होंने जैसे उन्होंने पता चला तो फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया बहादुर शाह जफर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? देखो, जब ये मैंने चैप्टर कराया था ना एनसीईआरटी का, तो बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कौन से अखबार का क्या नाम था और किस भाषा में छपता था। ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से। पहला है ऑप्शन अंग्रेजी में, दूसरा है बंगला में, तीसरा है मराठी में, और चौथा है उर्दू में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 43 का, वो हो जाएगा तीसरा, मराठी में। ठीक है, केसरी जो अखबार था वो छपता था मराठी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अरे भाई, ये तो बहुत ही खराब हो गया है माउस, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? पहला है 1909 एक्ट, दूसरा है 1919 एक्ट, तीसरा है 1935 एक्ट, चौथा है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, और 1857 की जब क्रांति महारानी विक्टोरिया के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आपका शासन नहीं रहेगा, आप केवल व्यापार कर सकते हो भारत में, शासन जो व्यवस्था है वो देखेगी इंग्लैंड की महारानी खुद देखेंगी। ठीक है, तो वहां से इसको बोला जाता है ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, और ये भी उसी चैप्टर से आया है। ठीक है, लास्ट चैप्टर से, 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से ही आया है। और यहाँ से होता है अंग्रेजों का शासन स्थापित भारत में 1958 से। ठीक है, तो उसके बाद जब रानी ने शासन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ नियम बनाए जो एक्ट के रूप में आए। 1919 में कुछ एक्ट आए, कुछ 1909 में आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था इसमें आया था। ठीक है, 1919 में जिसके विरोध में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद आया था 1935। 1935 को एक तरह से आप सूक्ष्म संविधान बोल सकते हैं, लघु संविधान बोल सकते हैं, कि बहुत सारे जो एक्ट थे वो आए थे भारत में शासन करने के लिए, बनाए गए थे ताकि भारत पर सुचारू रूप से शासन किया जा सके। ठीक है, तो एक छोटे से संविधान का निर्माण कर दिया था। जब भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे हमारे देश के कुछ राजनेता, तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, ये जो नियम है, जो रूल है, ये काफी हद तक सही है। तो हमारे संविधान में बहुत बड़ी संख्या में जो 1935 का जो संविधान था, जो अंग्रेजों ने बनाया था हमारे लिए, उससे बहुत सारे एक्ट लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज बहुत कम बच्चों को याद होगी, है ना, ज्यादातर इसमें मिस्टेक करेंगे। कोई एक आदि होगा जो इसका सही आंसर दे पाएगा। जितने लोग भी कमेंट दे रहे हैं, मुश्किल से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2% ही इसका सही आंसर दे पाएंगे। आपको एनसीईआरटी बहुत डीप में पढ़नी पड़ेगी। बहुत टफ पेपर आ रहा है, इजी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ रहा है। तो देखिए, ये कुछ ग्रह दे रखे हैं, और ये उनके चंद्रमा, यानी कि ये उनके उपग्रह दे रखे हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का मतलब उपग्रह ही होता है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है, तो इन्होंने इसलिए ऐसा लिखा है कि ग्रह और चंद्रमा की संख्या। ठीक है, तो आप चंद्रमा को क्या समझे यहाँ पर? उपग्रह समझे। पहला है मंगल, तो मंगल के 2 हैं, बिल्कुल सही है। नहीं वाला हमें देखना है कौन सा नहीं है। दूसरा है बृहस्पति, बृहस्पति के 53 है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है यूरेनस, यानी कि अरुण। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं अरुण। अरुण के कितने हैं? इसमें दिया हुआ है
52 है, 52 है, जो कि गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। और लास्ट है आपका नेपचून यानी कि वरुण, और वरुण के कितने हैं 13 है, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा, है ना। और जो यूरेनस है यानी कि जो अरुण है उसके 59 है, ठीक है, 52 नहीं है 59 है, यानी कि जो अरुण है उसके आसपास कितने उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं 52, ठीक है, बृहस्पति के आसपास कितने लगा रहे हैं 53, इस तरह से है ना। और ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल सॉरी हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, ये आया है आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से। और ठीक है, बहुत डीप चीज पूछी जा रही है एग्जाम में, कभी कभी मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि इतना डीप पूछा जा रहा है। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, उत्तर उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, बिल्कुल सही है। कारण है आर, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पूछा और कैसे ये सही हो गया, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपका रिकॉल करा देती हूँ जिन्होंने पढ़ रखी है उनको भी। देखो, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया हमारा विषुववृत्त भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद आपका 23 डिग्री है कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद है 23 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद है आपका 66.5 डिग्री अक्षांश, कितना 66.5 डिग्री, और ऐसे ही 66.5 डिग्री है आपका दक्षिण में, है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है, उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। अब कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देखो ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। जो ये मैं थोड़ी सी डिजाइन बना रही हूँ, ये कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य है और इसकी जो किरणें हैं यहाँ पर पड़ रही है सीधी, ठीक है, यहाँ पर कैसी पड़ रही है, सीधी आ रही है ना। और जबकि जो दूसरा आगे वाले अक्षांश है उन पर कैसी आ रही है, तिरछी आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ रही है तिरछी। एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रहे। अब देखिए, जो दूसरे अक्षांश है उन पर कैसी आ रही है, तिरछी, ठीक है, इस तरह से तिरछी आ रही है। अब देखो, जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है उस पर सूर्य की किरणें जो है वो जा ही नहीं पा रही है, ठीक है, नहीं जा पा रही है, इस तरह से है, आगे समझ में। अब देखो, जो लाल वाली है वो जा रही है, लेकिन जो ग्रीन वाली है वो कम कम जा रही है ना। अब देखो, ये यहाँ से मैंने क्या बताया था, यहाँ था 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ कितना था 23.5 डिग्री, और यहाँ से था 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ है, ठीक है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश तक क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उत्तर में भी है, यहाँ भी है ये शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ भी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो व्रत होता है उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है, 66.5 डिग्री के बाद। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हैं और जो टॉप है वहां पर तो पहुंच ही नहीं पाती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये कैसा होता है, बिल्कुल ठंडा, जब सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच रही और वहां पर बर्फ ही जमा रहेगी तो कैसा रहेगा माहौल, वहां का बिल्कुल ठंडा रहेगा, एटमोस्फेयर ठंडा रहेगा। और कारण क्या है, कारण है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और ऊष्मा कम देती हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम किरणें यहाँ पर पहुंच पा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ रही है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारा भारत कहाँ है, एक मिनट, हमारा भारत है, हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत है इधर, ठीक है, इधर है हमारा भारत, इधर है, चौकोर सा है ना, तो आप समझ लीजिए हमारा भारत इधर है। देखो, ये हमारा दक्षिण भारत है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ऊपर वाला जो भारत है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। ऊपर वाला भारत किस में आ रहा है, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भारत है वो किस में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में। इसलिए जो हमारा हिमालय है वो कहाँ है, शीतोष्ण कटिबंध में है हमारा हिमालय, ठीक है। आ गई ना आपको समझ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए और बी, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। अब सूर्य पूर्व में क्यों उदय होता है, ठीक है। देखो, ये पृथ्वी हो गई आपकी और जो सूर्य है वो हमेशा इधर होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के समय में और आपके गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है और अरुणाचल कहाँ है, सबसे पूर्व में है भारत के,
है ना। तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले कहाँ पड़ रही है, अरुणाचल प्रदेश पे, फिर धीरे धीरे कहाँ आ रही है, मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश तक, फिर उसके बाद गुजरात तक जाएंगी। तो गुजरात तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे का समय लग जाएगा। और समय का अंतर ना हो इसलिए हमने क्या क्या रखा है, 82.5 डिग्री एक देशांतर खींच रखा है, वहां से भारत की जो घड़ी है वो सेट है। ठीक है, इसलिए जो 82.5 है उसको क्या बोलते हैं हम, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। अब देखिए जो सूर्य है वो पूर्व में क्यों उदय होता है, क्या कारण है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। कारण है जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, पृथ्वी आपकी घूमती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, कैसे घूमती है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर। ठीक है, वो ऐसे ऐसे नहीं घूमती है, वो ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगर ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको 3D में समझाती तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता। थोड़ी सी सुविधाओं की अभी कमी है, अभी चैनल छोटा है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो चीजें अच्छी होंगी तो आपको टीजीटी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से मैं कराऊंगी, पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अगर डिजिटल बोर्ड होगा तो आपको और भी अच्छे से चीजों को समझाया जाएगा और आपको चीजें क्लियर होंगी, आपका फायदा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है। दक्कन का पठार, इसको हम दक्षिण का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं दक्षिण का पठार दिया हुआ है, कहीं कहीं दक्कन का पठार दिया हुआ है। अब देखिए हम थोड़ा सा भारत बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हम भारत बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब देखिए भारत थोड़ा उल्टा सीधा बन जाएगा तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, बचपन से ही बहुत ज्यादा खराब है ड्राइंग में, पहले से ही हम फेल है। देखो हमारा जो भारत है कुछ कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से है भारत, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, पर आप मान लीजिए ऐसा है। अब देखिए आपका जो सतपुड़ा है वो पहले, सबसे पहले जो विंध्या की श्रेणी है वो कहाँ है, इधर है। विंध्या की श्रेणी कहाँ है, इधर। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, विंध्या की श्रेणी है। उसके बाद में क्या है, सतपुड़ा की श्रेणी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा। ठीक है, सॉरी, हाँ नर्मदा। और नर्मदा, नर्मदा के बाद है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बाद क्या है आपकी तापी नदी। ठीक है, तापी नदी सतपुड़ा के बाद है। अब देखिए ये यहाँ क्या हो गई, सतपुड़ा की श्रेणियां, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, सतपुड़ा की श्रेणियां। ये हो गया आपका सह्याद्री, जो आपका पश्चिमी घाट है उसको क्या बोलते हैं हम, सह्याद्री। और नीलगिरी कहाँ है, बिल्कुल नीचे है, त्रिकोण में है। ठीक है, इसका भाग, कुछ भाग केरल में आ रहा है, कुछ कर्नाटक में, और कुछ आ रहा है आप इसका तमिल में। ठीक है, ये यहाँ है। अब आपका दक्षिण का पठार कहाँ है, दक्षिण का पठार आपका स्टार्ट हो जाता है सतपुड़ा की श्रेणियों से ही। ठीक है, और उसकी जो कंडीशन है मैं एक मिनट चित्र से बताती हूँ आपको किस तरह से है हमारा दक्षिण का पठार, वो त्रिकोण में है। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग पूछा है इन्होंने केवल। पश्चिमी भाग में क्या बताया था, मैंने बताया था सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी भाग में सह्याद्री है। एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि जो दक्कन का पठार है उसके उत्तर में क्या है, तो आप बताएंगे सतपुड़ा की श्रेणी। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में आती है सतपुड़ा की श्रेणियां। ठीक है, सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। और इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, क्या है, पूर्वी घाट। और दक्षिण में क्या है इसके, नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, ध्यान रखना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना इसको। और देखो ये थर्ड क्लास में भी पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें, अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 50। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम है 1 और कॉलम है 2। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहला है संगमरमर। संगमरमर किससे संबंधित है, तो संगमरमर देखो मिलान करना है हमें, ऑप्शन देख लीजिए पहले ही नीचे, इस तरह से मिलान लेके आना है हमें। तो संगमरमर संबंधित है आपका कार्यांतित सेलों से। ठीक है, यानी कि अग्निय सेल, अग्निय सेल किस में कन्वर्ट होते हैं, हजारों साल बाद टूट फूट कर अपसादी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अपसादी सेल दाब और ताप के कारण किस में परिवर्तित होते हैं, कार्यांतित सेलों में होते हैं। तो इसको क्या बोले हम, सेल चक्र बोलते हैं। तो इसी तरह से चक्र चलता रहता है। ठीक है, अग्निय सेल, अग्निय सेल किसमें बदल जाते हैं, अपसादी सेल में, अपसादी सेल किसमें बदल जाते हैं, कार्यांतित सेल में। ठीक है, तो संगमरमर किसका उदाहरण है, ये कार्यांतित सेल का उदाहरण है, क्योंकि ये जो संगमरमर का निर्माण होता है वो चूना पत्थर से होता है। ठीक है, बी है आपका बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का संबंध किससे है, बलुआ पत्थर का संबंध है आपका अपसादी सेलों से। ठीक है, किससे है, अपसादी सेलों से। कोयला का संबंध किससे है, जीवाश्म ईंधन से। ग्रेनाइट का संबंध क्या है, अग्निय सेलों से। और ग्रेनाइट जो सेल हैं
वो अग्निय सेल है। और अग्निय में भी कौन से होते हैं, एक होते हैं बाह्य बाह्य अग्निय सेल, एक होते हैं आंतरिक अग्निय सेल। तो ये है आंतरिक, यानी कि जब लावा जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ और लावा आया ऊपर की तरफ, तो वो बाहर ना निकल के, पृथ्वी की सतह पर ना निकल के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो उससे किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट का होता है। ग्रेनाइट क्या होता है, जो ग्रीन कलर का पत्थर होता है ना, बहुत मजबूत होता है, ज्यादातर वो स्लैब पे लगाया जाता है, तो वो ग्रेनाइट ही होता है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा आपका पहला, है ना। और इसको सुमिलित कर लेना आप पॉज करके। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे की आपको जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आगे की क्वेश्चन 51 से। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको वीडियो की कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो वो भी कमेंट करके बता देना, कुछ बेकार लगा हो तो वो भी बता देना, कुछ मेरे से पढ़ाने से रह गया है वो भी बता देना, कुछ नहीं पढ़ाया है वो भी बता देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट में जरूर बताना, तभी मुझे पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ठीक पढ़ा रही हूँ या गलत पढ़ा रही हूँ, कितना सही है कितना गलत है। भाई तुम लोग कुछ तो रिएक्ट किया करो वीडियो पर, तो कमेंट जरूर करना है हर अभ्यर्थी को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।